अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीदादा इन वाशिंगटन। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बॉम्बशेल किया सैटरडे के दिन, उसे अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो गुजर चुका है। इस वक्त देखना यह है कि कमिश्नर रावलपिंडी के इस बॉम्बशेल में, जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे रावलपिंडी डिवीजन की 13 सीटों में जहां हारे हुए जो लोग थे उनको जिताया गया, जबकि लीड जीतने वालों की 70-70 हजार की थी। उनके इस क्लेम के बाद, इस एलिगेशन के बाद, जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है वो क्या है, किस किस्म की धोड़े लगी हैं, क्या कुछ किया गया है और क्या मंजरनामा जो है वो डेवलप किया है, उसका एक हम जायजा भी ले सकते हैं। और उस जायजा लेने के साथ साथ ये जो नाचीज है, द फॉर्मर बूट पॉलिश, एंड वंस अ बूट पॉलिश ऑलवेज अ बूट पॉलिश, कुछ इस नाचीज की तरफ से पाकिस्तान की इंतहाई वाइज, अक्लमंद, इंटेलिजेंट जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो वाइजेस्ट पीपल हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, उनके लिए, उनके साथ जो उनसे भी ज्यादा अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, द डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, उनके हवाले से चंद जो सफारशात कह लें, नगारशात कह लें, रिक्वेस्ट कह लें उसको, वो भी मैंने यहाँ पे आपके सामने रखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हुआ क्या। एक तो चीज है कि कमिश्नर रावलपिंडी जो है, लियाकत चड्ढा, उनका इस वक्त स्टेटस क्लियर नहीं है। वैसे तो बांगे दोहल तो यही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने चूंकि खुद भी कहा था कि मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, पुलिस मुझे अरेस्ट कर ले, तो वो अंडर अरेस्ट है। ये और बात है कि कानूनी तौर पर महज इल्जामात लगाने की वजह से वो किस तरह से गिरफ्तार उनको किया जा सकता है, ये और बात है। पाकिस्तान में कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन कानून की जितनी भी आप टांगें तोड़ें, पसलियां तोड़ दें, बाजू तोड़ दें, खोपड़ी भी तोड़ दें, फिर भी महज इल्जामात लगाने पे कमिश्नर रावलपिंडी, लियाकत चड्ढा को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अखबारात में बाज पुलिस के सोर्सेज से ये कोट किया गया है कि कमिश्नर गिरफ्तार नहीं है, महज उनको एक सेफ मुकाम के ऊपर जो है उनको मुंतकिल कर दिया गया। इसका क्या मतलब है? गिरफ्तार नहीं है लेकिन उनको एक सेफ लोकेशन के ऊपर मुंतकिल कर दिया। किसने मुंतकिल किया है? पुलिस ने मुंतकिल किया हुआ है, इंटेलिजेंस ने उनको आईएसआई ने मुंतकिल किया हुआ है। दूसरी तरफ से ये भी है कि कमिश्नर के दफ्तर के ऊपर छापे, दफ्तर सील कर दिया गया, भाई उसकी क्या वजह है। फिर ये कि उसके पीए के घर पे भी छापा लगाया गया। फिर उसके बाद उनके बहुत से कहते हैं कि फैमिली मेंबर्स जो हैं उनके घरों पे भी रेड हुए हैं, जहां गालबन ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कमिश्नर के पास कोई कागज वागज तो नहीं है। ये भी एक पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का एक अजीबो गरीब किस्म का जहनी पैराडॉक्स है। ये कंफ्यूजन है कि ये समझते हैं कि हकीकत और सच्चाई जो है वो सिर्फ एक कागज के ऊपर लिखी होती है। वो जो अंग्रेज ब्यूरोक्रेसी ने ठोक मार मार के कागज इकट्ठे करने सिखाए, इससे पहले कागज की कुछ शायद इतनी वैल्यू थी भी नहीं अंग्रेजों के आने से पहले, क्योंकि अंग्रेजों का एक बहुत ज्यादा एक पेंशन था या डिजायर थी उनकी कागज के लिए। इसलिए वो कागज ढूंढ रहे हैं कि कमिश्नर के पास कहीं कोई कागज तो नहीं है, कोई ऑडियो तो नहीं है। तो ये एक सूरत हाल है। दूसरी जो चीज की गई वो ये किया गया कि जल्दी जल्दी धोड़म धोड़म भड़म भड़म करते हुए रावलपिंडी के जितने डिप्टी कमिश्नर हैं डिवीजन के, उनको बुलाया गया। और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किसने बुलाया, किसने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की, मीडिया कहाँ से आ गया। बहरहाल उनको बुलाया गया और उन्होंने एक जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बारे में मेजर आदिल राजा जो है उन्होंने कहा है कि ये आईएसआई का जो रावलपिंडी का डेट मैनेजमेंट है, ये डेट है, उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ऑर्गेनाइज की, जिसमें ये डिप्टी कमिश्नर्स आए। और उन्होंने आके एक सबने एक ही किस्म का बयान दिया कि कोई रिगिंग नहीं हुई वगैरह वगैरह वगैरह। और उसमें जैसे कि मेजर आदिल राजा ने पॉइंट आउट किया है कि उसके अंदर कोई यानी जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो ज़ाहिर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे ना तो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे ना असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स थे। डीसीज को वहाँ पे बुलाया गया, उन्होंने बुला के अपनी स्टेटमेंट बोली और वहाँ से वो चले गए। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग लम्हा फिक्री है, जिसका मैंने आपको शुरू में कहा कि ये नाचीज कुछ सवाल उठाना चाहता है पाकिस्तान की सबसे वाइज डीएमजी ग्रुप जो है। अच्छा, अब एक हकीकत है कि जहां हम अज़ीराह मजाक ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जनरल क्लास जो है वो पाकिस्तान में अपने आप को सबसे अक्लमंद समझती है, इसी तरह से जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट वाले हैं वो ज़ाहिर है कुछ पब्लिकली तो बेचारे कुछ नहीं कह सकते, उनकी तमाम ताकतें छीन ली गई हैं आफ्टर दी जो कुछ तब्दीली आई है 1970s के बाद से मसलसल। लेकिन शाम को जब सीनियर अफसरान इकट्ठे होते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे, कभी रावलपिंडी में, कभी इस्लामाबाद में, कभी लाहौर में, कभी कराची में, और इस नाचीज़ को उस किस्म की मीटिंग्स और डिनर्स में शामिल होने का बहुत मौका मिला है, तो वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ फॉरबिडन जूसेस वो पाकिस्तान के जर्नलों के खिलाफ जो है अपने जज्बात का इजहार करते हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग वहाँ पे वो बातें होती हैं। और उन बातों को जब आप सुनते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के ऑफिसर्स हैं वो कम से कम अपने दिल के अंदर ये ज़रूर समझते हैं, उनको पूरा यकीन है कि जनरल सारे अहमक हैं, बेवकूफ़ हैं, और असल में जो अक्लमंद क्लास है वो हम ही हैं, लेकिन हमें रोल जो है वो प्ले करने नहीं दिया जाता। ये फीलिंग उनके अंदर है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस उनके सामने उठाना चाहता हूँ। ये जो सीन आपने देखा है, जो जितने इस वक्त रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के ऑफिसर हैं, जो सर्विंग फेडरल सेक्रेटरीज हैं, बहुत से को मैं जानता हूँ, बाकी बड़े इंटेलिजेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े पढ़े लिखे हैं, घरों में किताबों की बहुत बड़ी लाइंस भी लगा के रखी हुई, अलमारियाँ वगैरह सब कुछ है। ये सीन जो आपने देखा है रावलपिंडी के अंदर, जिसके बारे में
अगर आप मेजर आदिल राजा के क्लेम को नज़रअंदाज भी कर दें, आप बिल्कुल यकसा कह दें कि मेजर साहब तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनको चीज़ें मिल जाती हैं कहीं से, और मुबालगा आराई करते हैं, डिसइंफॉर्मेशन करते हैं। लेकिन आप तो अच्छी तरह से समझते हैं कि पूरे रावलपिंडी के डिविजन्स के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस ने इकट्ठा करके लाया होगा, और किसने लाना है? उनको एस्टैब्लिशमेंट ने ला के उनसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है, और तोतों की तरह जो है वो चूहों की तरह उनको लाया गया है, और तोतों की तरह जिस तरह से पैरेटेड स्टेटमेंट्स उन्होंने वहां पे दे दी हैं इलेक्शन के हवाले से। इसमें आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? व्हाट इज दैट यू लुकिंग इनटू इट? कभी आपने इस पर रिफ्लेक्ट किया है कि आपकी क्या सूरत हाल जो है वो हो चुकी है? याद करें कि जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ था, तो जो डिप्टी कमिश्नर था वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करता था। लाहौर की एग्जांपल ले लें कि लाहौर का जो डिप्टी कलेक्टर था और जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था, डीसी था, ये जो मौजा-मीर की छावनी है, जिसको लाहौर कैंट कहते हैं आप, जो बजाते खुद एक शहर बन चुका है, ये छावनी जो थी, ये बुनियादी तौर पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के मातहत थी। और जो अंग्रेज का सिस्टम था गवर्न करने का, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, वो चीफ सेक्रेटरी या उसके अल्टीमेटली वो वॉइसराय का रिप्रेजेंटेटिव था। और फौज का जो गैरिजन था उसके मातहत इसलिए था कि अगर शहर में शोरश हो जाए, कोई इंसर्जेंसी की कैफियत हो, ये एक इंपीरियल ऑर्डर था जिसमें ज़ाहिर है लोगों को कंट्रोल करना था। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो था, वो जो वाइज आदमी था, उसने एक जजमेंट करनी थी, और वो फौज को बुला सकता था। फौज का गैरिजन उसके अंडर काम करता था। ये सिर्फ लाहौर में नहीं है, पूरे बड़े सगीर में, हिंदुस्तान पाकिस्तान, पूरे साउथ एशिया में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में यही सूरत हाल थी। ये पोजीशन थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। उसके बाद आपने पिछले 75 साल में क्या भाड़ झोंका है कि एक ब्रिगेडियर लेवल या कर्नल का ऑफिसर जो है, वो सारे डिप्टी कमिश्नर्स को बुलाता है और उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता है, उनके लिए रिपोर्टर इकट्ठे करता है, मीडिया इकट्ठा करता है। ज़रा सोचें तो सही कि आप कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए। अब आप कहेंगे नहीं, हमारे हाथ में कुछ था नहीं, मार्शल लग गए, हम क्या करते। असल हकीकत यह है कि 19 पाकिस्तान बनने के बाद, ये कहने में तो सब लोग कहते हैं कि मुकाबले का इम्तिहान पास करके यहाँ पे आए हैं, ये सिर्फ रट्टा लगा के मुकाबले का इम्तिहान पास करके यहाँ पे आए हैं। जिस तरह से अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में आने वाले बहुत बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स हैं, ये इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं, ये आइडियाज माइग्रेंट नहीं है। इसके मुकाबले में शर्क वस्ती से जो फ़लस्तीनी यहाँ पे आए हैं, वो आइडियाज माइग्रेंट हैं, वो प्रिंसिपली इकोनॉमिक माइग्रेंट नहीं है। इसलिए उन्होंने आके अमेरिका के इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को एनरिच किया है, वो अपने आइडियाज भी लेके आए, बिकॉज सताए हुए थे पीछे। पाकिस्तानी माइग्रेंट जो है प्रिंसिपली तौर पे इकोनॉमिक माइग्रेंट हैं, इसलिए उन्होंने आइडियाज़ की कोई कंट्रीब्यूशन नॉर्थ अमेरिका जैसी जगह में आके, जो आइडियाज़ में इतनी रिच है, इसमें उनकी कोई कंट्रीब्यूशन उन्होंने नहीं की। कितनी किताबें लिखी हैं, कितने डिस्कोर्स हैं, कितने रिसर्च पेपर निकाले हैं। मुझे तो नहीं लगता कि 75 बरस में किसी पाकिस्तानी ने अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, बरतानिया से कोई ऐसी किताब लिखी है, कोई ऐसा मकालवा लिखा है जिससे दुनिया के डिस्कोर्स में कोई इजाफा हुआ हो, या इवन पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करने में या साउथ एशिया को अंडरस्टैंड करने में कोई बहुत ज़्यादा मदद मिली। कुछ नहीं कर सके। इसी तरह जिस तरह ये सब इकोनॉमिक माइग्रेंट थे, उनकी अचीवमेंट ये है कि जब उनके पास ज़्यादा पैसे आते हैं तो वो बड़े से बड़ा घर बना लेते हैं, बड़ी सी बड़ी गाड़ियाँ महंगी ले लेते हैं, घरों के अंदर बहुत सी तस्वीरें, सेनेटर्स वगैरह को बुला के खानों में एक उनकी तस्वीरें लगा लेते हैं। उससे बड़ा जुल्म ये करते हैं कि रहते अमेरिका में हैं, लेकिन पाकिस्तान के सारे लीडरों के साथ अपनी तस्वीरें जो हैं, कि फलां आया था, फलां आया था, उससे हाथ में लाया था, वो भी मेरे घर आया था, उसकी तस्वीर खिंचवा के अपनी दीवार के ऊपर रख लेते हैं। इसलिए क्योंकि आइडियाज़ कोई नहीं थे, और वो बेसिकली इकोनॉमिक्स की तलाश में थे, माश की तलाश में यहाँ पे आए थे। इसी तरह ही जो आप हैं सारे सिविल सर्वेंट्स पाकिस्तान के और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के, आप भी सिर्फ अपनी इकोनॉमिक सूरत हाल को बेहतर कर, मुकाबले का इम्तिहान तो यानी शो मारने के लिए मुकाबले का इम्तिहान है, उस पर तासुर ये दिया जाता है कि बड़ी पढ़ी लिखी क्लास है। भाई, पढ़ने लिखने से किताबें थोड़ी देर के लिए, 6 महीने, 9 महीने, वैसे 3 महीने से ज़्यादा का ये इम्तिहान नहीं है। लेकिन अगर आपने साल भर तैयारी कर भी ली किसी लाइब्रेरी में बैठ के और नोट्स बना भी लिए, पहले तो इस असर हाज़र के ज़माने में जो लोग नोट्स से इम्तिहान देते हैं सीएसएस का, वो भी लख लाना तो आपके ऊपर, मतलब इस इंटरनेट की एज में, जब इंटरनेट नहीं था तो चलें उस वक्त भी कोई नोट्स की वैल्यू हो सकती थी, लेकिन अभी भी जो लोग नोट्स की मदद से इम्तिहान देते हैं, उससे ही पता चलता है कि वो इंटेलेक्चुअली कितने बैंकरप्ट हैं। लेकिन ये सारे जो आते हैं मुकाबले का इम्तिहान देने के लिए, ये बेसिकली तौर पर इकोनॉमिक एंट्री है एक ग्रुप में, जहां आपको ये लगता है कि हम सिविल सर्विसेज में आएंगे और हमारे माशी हालात जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रिविलेज होगी। उस हद तक आप बड़े कामयाब हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप बड़े कामयाब हैं। ना सिर्फ ये कि आपने 300 अफसरों का एक ग्रुप बनाया हुआ है डीएमजी ने, जिसकी मदद से आपने पूरे पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंट टॉप पोजीशंस होती हैं उस पर आप कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। बाकी सारी सर्विसेज जो हैं, इनकम टैक्स, कस्टम, फॉरेन ऑफिस, पुलिस, उनको आपने रगड़ के रखा हुआ है। अकाउंट्स, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, उनको आप कोई रोल नहीं देने देते, बिकॉज आपके 4 5 6 नंबर जो थे वो उनसे ज़्यादा थे एक ज़माने में। पर मारें गोली इसमें, जितने पाकिस्तान को स्कॉलरशिप मिलते हैं,
برطانیہ کے, یورپ کے, خاص کر کے برطانیہ کے, امریکہ کے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کے, کینیڈا کے, وہ بھی آپ سارے مار لیتے ہیں. وہ ساری ڈگریاں بھی آپ نے لگا کے رکھی ہوئی ہیں, اپنے کارڈ کے اوپر لکھ لیتے ہیں, بچوں کو بتاتے رہتے ہیں. نیٹ رزلٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس کسی قسم کے کوئی آئیڈیاز نہیں ہے, نہ آپ نے کوئی نیپا سے کچھ پروڈیوس کیا, نہ آپ نے ڈی ایم جی کیمپس سے کوئی چیز پروڈیوس کیا. اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ آئیڈیاز پروڈیوس کرتے, اگر آپ ایک آئیڈیاز کلاس ہوتے, تو آج آپ کا یہ حشر نہ ہوتا کہ چوہوں کی طرح ڈپٹی کمشنرز کو بلا کے طوطوں کی طرح ان سے یہ جو پورا میسج وہاں پہ بلوایا گیا الیکشن کے بارے میں, جبکہ پوری قوم اور پوری دنیا کا میڈیا, لک ایٹ نیو یارک ٹائمز, لک ایٹ فائنینشیل ٹائمز, لک ایٹ ڈوشے ویلے, لک ایٹ بی بی سی, لک ایٹ الجزیرہ, لک ایٹ آل دا پیپل آف پاکستان, آپ کی تمام اخلاقی حیثیت تو ختم ہو چکی ہے. لوگ ایٹ دی پاکستانی ڈائسپورا جو سارے بول رہے ہیں, ٹویٹر بھرا پڑا ہے, اور آپ کیا جا کے وہاں پہ بکواس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ساری حیثیت, اس پہ غور کریں. بیکاز گزشتہ 50-60 برس میں جو آپ کو آئیڈیاز پیدا کرنے تھے ریفارم کرنے کے لیے, وہ آئیڈیاز تو آپ نے پیدا کرنے تھے. کوئی آپ نے وہاں پہ کتاب لکھنی تھی, کوئی پیپر لکھنے تھے. کتابیں بھی اگر آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد لکھی ہیں تو اپنی تمام عمر ہی لکھ دی ہے کہ میں ادھر پوسٹڈ تھا, میں ادھر پوسٹڈ تھا, فلاں مجھے آ کے ملا. آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز نہیں ہے. ویسے دل پہ شاوری آپ ضرور کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف فاربڈن جوسز, لیکن آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز ہوتے تو آپ اس پورے سروس اسٹرکچر کو ریفارم کرنے کی بات کرتے. عصر حاضر میں کسی سویلائز معاشرے کے اندر اس قسم کی سینٹرلائز ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ نہیں ہوتا جس قسم کا پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. یہ بالکل ایک ریڈنڈنٹ ڈیڈ چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے. یہ اس وقت بہت بڑا ٹاپک ہے, میں اس کو صرف ایک ٹچ اپون کر رہا ہوں لوگوں کو, ایک مطلب ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ اس پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. کیوں اس طرح سے چوہوں کی طرح بلا کے اور طوطوں کی طرح ان سے بلوایا گیا؟ بیکاز سینٹرلائزیشن بہت زیادہ ہے. چونکہ سینٹرلائزیشن ہے اس لیے سب لوگ حکم کے پابند ہیں. کسی بھی اسٹیج کے اوپر کوئی اٹانومی جو ہے کسی لیول کے اوپر وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. ایک دن پہلے, میں خیال سیٹرڈے ہی کے دن, مین میں ایک گروپ ہے پاکستانی امریکنز کا جو ایک تھنک ٹینک ہے, سورٹ آف تھنک انڈیپینڈنٹ. اس میں مہلکا سمدانی جو ہے, مہلکا سمدانی غالباً ان کا نام ہے, انہوں نے ایک آن لائن انہوں نے ایک سیمینار آرگنائز کیا, ایک ٹاک آرگنائز کی ود دی ہیلپ آف زوم کی مدد سے انہوں نے کی, جس میں مجھے انہوں نے انوائٹ کیا, اور میرے ساتھ اس میں وجاہت خان صاحب بھی تھے, اور وہاں پہ انہوں نے جبران ناصر کو بھی کراچی سے لیا, اور اس کے اندر میں خیال 100 کے قریب لوگ اس ڈسکشن میں شامل تھے. وہاں یہ ڈسکشن بھی ہوئی کہ کیسے ایڈمنسٹریٹو ریفارم ہونی چاہیے, اور فوج کی ریفارم کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی, جس میں وجاہت نے بہت اچھا اس کو ایکسپلین کیا, اور میں نے بھی وہاں پہ یہ پوائنٹ ایڈ کیا کہ جیسے ہی ہم ریفارم کی بات کرتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشری کی ریفارم ہونی چاہیے, پولیس کی ریفارم ہونی چاہیے, میڈیا کی ریفارم ہونی چاہیے, یونیورسٹیز کی ریفارم ہونی چاہیے, کسی بھی چیز کی ریفارم ہونی چاہیے, تو ظاہر ہے کسی کو کوئی جھٹکا نہیں لگتا. لیکن جیسے ہی ہم کہتے ہیں کہ آرم فورسز آف پاکستان کی فوج کی, پاکستان آرمی کی بہت سخت ریفارم کی ضرورت ہے, تو ایک دم یہ مسئلہ نیشنل سیکیورٹی کا بن جاتا ہے. اس میں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی بغاوت کر دی ہے, ہم نے کوئی انسرجنسی کر دی ہے, ہم نے کوئی بےزتی کر دی ہے, ہم نے کوئی حد تک کر دی ہے, ہم نے کوئی چیلنج کر دیا ہے, کوئی قوم کی سلامتی کو کوئی خطرہ پیدا کر دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو ساری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے پاکستان نے ڈیولپ کیا ہے, جس طرح سے ڈی ایم جی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کی اگر ریفارم آپ کریں ایڈمنسٹریٹو, تو اس قسم کے گروپ کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. جو آل دوز ایسپیرنٹس آف سی ایس ایس, اصل میں جو گروپس امپورٹنٹ ہیں عصر حاضر کے حوالے سے, پولیس بہت امپورٹنٹ ہے, فورن سروس بہت امپورٹنٹ ہے, انکم ٹیکس بہت امپورٹنٹ ہے, کسٹمز کی امپورٹنس ہے کم ہے بہت, انکم ٹیکس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. سب سے زیادہ جو سروس میٹر کرتی ہے, 2 میٹر کریں گی, 3 بیسکلی, خیر سروسز تو اور بھی امپورٹنٹ ہے, تھوڑا سا مبالغہ رہی ہو جائے گی اس طرح سے, لیکن سب سے جو پریسٹیجیس سروس ہونی چاہیے وہ فورن سروس ہونی چاہیے. ڈومیسٹکلی سب سے امپورٹنٹ جو سروس ہے وہ انکم ٹیکس ہونی چاہیے, بیکاز اس کی بہت اس کے اندر انٹلیکچوئل کیپیبلٹی ہے ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا اسٹیٹ فیوچر. پولیس آف کورس بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے پورے ڈھانچے کو ریفارم کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پولیس جو ہے اس کا کیا رول ہوگا. پولیس کو لوکل ہونا چاہیے, پولیس کو میکسیمم اس کو پروونشل لیول پہ ہونا چاہیے. یہ جو گروپ ہے پاکستان پولیس سروس کا گروپ ہے, یہ بالکل ریڈنڈنٹ کانسیپٹ ہے, بیکاز ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی پریزنس اور پولیس کا جو پورا پی ایس پی گروپ ہے, یہ بنیادی طور پہ پاکستان میں ڈیموکریسی کو کمزور کرتا ہے. بیکاز آپ اتنی سینٹرلائزیشن ہے کہ آپ ان دونوں گروپس کو آ کے ملٹری کنٹرول کر لیتی ہے, وہ خود ریفارم نہیں ہوئے, ملٹری کنٹرول کر لیتی ہے, پورے ملک کے ڈھانچے کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اسی لیے آپ ڈپٹی کمشنر جو اتنا عزت دار افسر ہوا کرتا تھا, کمشنر کے اوپر بھی اس کا تیا پانچا کر رہے ہیں کہ پاگل ہے, سب کچھ ہے, لیکن ڈی سی کمشنر کو تو بھول ہی جائے. جو ریپوزیٹری آف پاور تھی برٹش راج کی, وہ تو ڈی سی تھا, ڈسٹرکٹ کلیکٹر تھا. چوہوں کی طرح ڈپٹی کلیکٹر کو بلا کے طوطوں کی طرح ان سے پیغام, ایک کرنل صاحب نے, ایک میسج بریگیڈیئر صاحب نے ان سے دلوا دیا ہے. واٹ ڈز اٹ بیسکلی ٹاک آف دا سسٹم. لیکن ہم ملٹری کی ریفارم کی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اور اس میں نے اس سیمینار کے اندر میں نے یہ کہا کہ ہم, اور یہ بڑی انڈرسٹینڈنگ کی بات, وی ناٹ اگینسٹ دا ملٹری, وی لو اے ملٹری.
हर वक्त ये इमरान खान तो यही कहने की कोशिश करता है, उस लोगों को समझ ही नहीं आती इस बात की, दिस इज आर मिलिट्री, ये कोई जनरल साहब की मिलिट्री तो नहीं है। ये क्यों ये कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में चला गया है कि पाकिस्तान की फौज चंद जर्नैलों की फौज है? जर्नैलों का क्या रोल है पाकिस्तान की फौज के साथ? महासभा इसके कि उनको नौकरी मिली थी और मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करके अगेंस्ट द मेरिट वो आर्मी चीफ बन जाता है इस मुल्क में कोई आदमी। ये पाकिस्तान के लोगों की फौज है, ये हम सब की फौज है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तानियों ने अपने के पेट काट के गरीब मुल्क ने इस फौज के स्ट्रक्चर को खड़ा किया है और इसको पाला है। और जिन माओ ने मेजर मेजर शहीद अजीज भट्टी शहीद को पैदा किया, जिन माओ ने मेजर तोफैल को पैदा किया, जिन माओ ने राशिद मिन्हास को पैदा किया, जिन्होंने लालिक जान को पैदा किया, जिन्होंने कर्नल शेर खान को पैदा किया, वो कोई GHQ ने कमीशन थोड़ा की नहीं थी कि आपने ये बच्चे पैदा करने हैं। ये तो पाकिस्तानी कौम के बच्चे थे ना, उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था सिर्फ। सो पाकिस्तानी फौज की रिफॉर्म जो है वो एक इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया की कि आप उसमें कंट्रीब्यूट करें। बड़ा सब्जेक्ट है। हमें एक मजबूत प्रोफेशनल फौज चाहिए। क्या कोई समझता है कि हिंदुस्तान की फौज जो है वो मजबूत नहीं है, ये हिंदुस्तान की फौज रिस्पेक्टेड नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोग जो है अपनी फौज की से बहुत मोहब्बत नहीं करते? मेरी तो अंडरस्टैंडिंग है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जिसको 90% से ज़्यादा जिसकी अप्रूवल रेटिंग है, जिसको हिंदुस्तान के लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जिसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, फौज के अफसर और सिपाही को देख के बिल्कुल उसी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं जैसे 1670s में पाकिस्तान में रिस्पेक्ट हुआ करती थी। तो हिंदुस्तान की फौज कोई कमज़ोर फौज नहीं है। पाकिस्तान को भी एक प्रोफेशनली मजबूत फौज चाहिए और उसके लिए एक बड़ा सब्जेक्ट है कि उसको रिफॉर्म को डिस्कस किया जाए। और उसमें दो तीन चीज़ें जो हमने कल सेमिनार में भी डिस्कस की, एक तो ये कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जो इतनी सेंट्रलाइज किस्म की पोजीशन है, ये इतनी सेंट्रल पोजीशन दुनिया में किसी भी प्रोफेशनल फौज के अंदर किसी भी एक इंसान, एक शख्स के पास नहीं होनी चाहिए कि वो तमाम चीज़ों को अपनी चीची उंगली से घुमा ले। और पाकिस्तान में लोग इसको बड़ी फख्र से कहते रहे हैं कि चीची उंगली से 7 लाख 6 लाख सिपाहियों को घुमा। यही तो प्रॉब्लम है बेसिकली तौर पे। देयर शुड नॉट बी एन ऑफिस द काइंड ऑफ ऑफिस द पाकिस्तान आर्मी चीफ हैज। ये ऑफिस बजाते खुद डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान के लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट के खिलाफ ये ऑफिस जो है ये वर्क करता है। इसी तरह से जो DGISI है उसको एक सर्विंग जनरल नहीं होना चाहिए। DGISI को किसी भी सूरत आर्मी चीफ को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। ISI टोटली स्टैंड अलोन पाकिस्तान की बहुत प्रेस्टिजियस इंटेलिजेंस एजेंसी होनी चाहिए, जिसके सारे ऑफिसर्स, ना सिर्फ DGI बल्कि उसके जितने DGs हैं, DGA CB CD जितने भी हैं, MSHM, ये सब जो हैं 12 के 12, इनको सिविलियन ऑफिसर्स होना चाहिए। ये आर्मी से सेकंडमेंट पे आ सकते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट पुलिस के अंदर जब आर्मी ऑफिसर्स आते हैं तो फिर वो आर्मी से और पुलिस से, आर्मी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और उनकी रिपोर्टिंग लाइन अपने चीफ सेक्रेटरी, अपने IGP तक उनकी रिपोर्टिंग लाइन होती है। इसी तरह अगर आर्मी से एक जनरल आते हैं और वो हेड करते हैं DG को, ये DGCs आ जाते हैं, कुछ भी आते हैं, फिर उनका आर्मी से ताल्लुक खत्म हो जाना चाहिए। दे शुड बी रिपोर्टिंग टू Senate Committee on Intelligence and to the Prime Minister and should be accountable to the High Courts and Supreme Court of Pakistan। की बेसिक बड़ी छोटी छोटी मैं रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ। जाहिर है कि ये बड़ा सब्जेक्ट है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है, लेकिन जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इस पर डिस्कशन की ज़रूरत है रिफॉर्म की। ये मुझे DMG के मिजरेबल हालात देख के ख्याल आया कि हमें इन रिफॉर्म्स की बात करनी चाहिए। और बिल्कुल भी मैंने शुरू में कहा कि द फॉर्मर बूट पॉलिश, वंस अ बूट पॉलिश ऑलवेज अ बूट पॉलिश। एवरी वर्ड व्हाट आई एम सेइंग with the best interest, in all sincerity, in the best interest of the military establishment of Pakistan, जो अपनी नादानी नासमझी की वजह से जो है ना, एरोगेंस की वजह से अपने लिए एक गड्ढा खोद रहे हैं और खोदते चले जा रहे हैं। कुछ चंद दिन पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी का एक ट्वीट था बड़ा इंटरेस्टिंग कि जब आप अपने आप को गड्ढे में पाएं तो अक्लमंदी का तकाजा ये है कि मजीद खोदना बंद कर दें और अपने आप को वहां से निकालने पे गौर करें। लेकिन ये मजीद गड्ढा जो है उसको खोदते चले जा रहे हैं और जो है उसमें से कोई रास्ता जो है वो नहीं निकल रहा। अब कमिश्नर साहब के हवाले से जो बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हुई, कोई कहता है कि जनरल फैज़ ने कराया, कोई कहता है वो PTI से थे, कोई कहता है वो हमजा शहबाज के करीब थे। एक प्रिडोमिनेंट व्यू ये भी था कि कमिश्नर साहब ने जो बहुत बहादुरी दिखाई है, चूंकि ज़मीर का जागना मुश्किल ही है पाकिस्तान में, हालात ही इस किस्म के नहीं है कि ज़मीर जाग जाए एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे किसी शख्स का, तो शायद उनको ये जो कुछ भी करवाया है वो उनसे इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक करेक्शन चाहती है, बिकॉज उनको ये एहसास हो चुका है। कि मैं सिर्फ एक आपको बता रहा हूँ जो प्रिडोमिनेंट व्यू है, खास करके अमेरिका में पाकिस्तानी डायस्पोरास के अंदर, कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक करेक्शन चाहती है। वो ये रियलाइज कर चुके हैं कि जो फरवरी का इलेक्शन था वो मीनिंगलेस हो गया है, बेकार हो चुका है, मतलब उसकी कोई अफादियत नहीं बची है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, और वो खुद से जान छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए कमिश्नर साहब वाला फायर जो है ये इस्टेब्लिशमैंट ने किया है। अब ये क्लियर नहीं है, ये मजीद आगे जाके पता चलेगा कि कुछ और ऐसी पैरेलल डेवलपमेंट्स होती हैं, फिर जाके पता चलेगा। बिकॉज पर्सनली मैं भी समझता हूँ कि कमिश्नर साहब
शायद तनहा उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ना लिया हो, फॉर टू बोल्ड डिसीजन, तो कोई ना कोई इसके पीछे एक एंगल जरूर होगा। तो हम अब तक का जो रिएक्शन है, या तो उस एंगल को सप्रेस करने के लिए, मिसलीड करने के लिए किया गया है, खास करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है डिप्टी कमिश्नर से, ये आगे जाके क्लियर होगा। लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि कमिश्नर साहब ने जो कुछ भी किया वो कम से कम अपेरेंटली इस वक्त आफ्टर 24 आवर्स, कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पे नहीं किया। जो कुछ भी किया उन्होंने या तो खुद ही कर दिया, या किसी और उनकी ब्रेन वेव आई है, किसी और सेक्टर से कुछ हुआ है, ये भी क्लियर हो जाएगा हमें। और मेरा ख्याल है 72 घंटों में या 96 घंटों में सिचुएशन जो है वो हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसको जब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपने लिए गड्ढा खोद रही है, और आई हैव नथिंग बट सिंसियरिटी फॉर द पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट, जो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, बिकॉज मैं उन, जाहिर है कि मैं एक पॉलिटिकल साइंस का बड़ा कीन स्टूडेंट हूँ, एंड आई अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पाकिस्तान को एक मजबूत फौज चाहिए, पाकिस्तान को एक इस्टेब्लिशमेंट चाहिए, पाकिस्तान को कोई सडनली इस्टेब्लिशमेंट की डिफीट नहीं चाहिए, पाकिस्तान को एक रिफॉर्म इस्टेब्लिशमेंट चाहिए जिसमें स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेसी के प्रोसेस में को प्रमोट करने में मदद कर सके। और हमारी ये गलतफहमी थी कि जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद और जनरल कयानी जो हैं वो एक, ये मतलब गलतफहमी मेरी, इसको मैं बहुत इस पर डिस्कशन कर सकता हूँ, कि जनरल कयानी का जो पूरा पैराडाइम था कि हमने फ्रंट पे नहीं आना, हमने पीछे से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट करना है। और बहुत से सीनियर ऑफिसर्स जिनके साथ मेरी बात होती गई है, वो बहुत से ऐसे एनेक्डोट्स भी सुनाते हैं इंटरनल डिस्कशंस के मुख्तलिफ कैंटोनमेंट एरियाज में, मीटिंग्स में, कि जो मुख्तलिफ ऑफिसर्स ने ये कहा कि नहीं हमें इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, तो जनरल कयानी का कहना था कि नहीं, हमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको चलने देना चाहिए, बिकॉज डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही अल्टीमेटली रिफॉर्म करे। और इस सिर्फ जनरल कयानी की फीलिंग नहीं थी, बहुत ज्यादा सीनियर ऑफिसर्स की फीलिंग थी कि फौज को आके फ्रंट पे मैनेज नहीं करना चाहिए। अब सूरत हाल क्या है, वो पूरा पैराडाइम कोलैप्स कर गया है। फौज को फ्रंट पे आके मैनेज करना पड़ रहा है। अभी मैं डॉन में देख रहा था कि आर्टिकल है, एडिटोरियल है, कुछ और लोगों ने, बड़े इंपॉर्टेंट लोगों ने आर्टिकल लिखे हैं कि इलेक्शन तो सारा का सारा फेल हो गया है, इलेक्शन ने जो नतायज पैदा करने थे उसमें से जो एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होनी थी वो नहीं हो सकी है, ये इलेक्शन फेल हो गया, इलेक्शन हैज नॉट रियली डिलीवर्ड एनीथिंग। आप में से जो लोग मुझे रेगुलरली वॉच करते हैं, आपको याद होगा कि इस इलेक्शन से कई हफ्ते पहले, ऑलमोस्ट डेढ़ महीना, महीना 2 महीने पहले मैंने कहना शुरू कर दिया था कि जिस तरह की चीजें की जा रही हैं, जिस तरह का इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है, तो इलेक्शन की तमाम तर अफादियत, यूटिलिटी और अहमियत ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि इलेक्शन का अक्सर बुनियादी, यानी अगर आप सिर्फ इसको जीएचक्यू के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जीएचक्यू को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसा इलेक्शन चाहिए था जिसके नतीजे में वो पाकिस्तान की बिखरी हुई हैजान की सियासत से अपने आप को डिसएंटेंगल कर सकते, इसमें से अपने आप को निकाल सकते। बिकॉज अप्रैल 2022 के बाद सूरत हाल ऐसी डेवलप हुई जिसमें इंक्रीजिंगली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आके सड़कों पे आके चीज़ों को मैनेज करना पड़ा, पूरा का पूरा सियासी ढांचा, पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरा मीडिया, पूरी दुनिया को मैनेज करने का वजन जो था वो जीएचक्यू के ऊपर आ गया। और दिस इज फॉर टू मच हैवी अ बर्डन फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू कैरी। और सारी जो थिंकिंग और विजडम थी जिसने ग्रो किया है पिछले 20-30 साल में, वो यही तो थी कि हमें इस किस्म का वजन नहीं उठाना है, हमें इस वजन के लिए एक फ्रंट पे क्रेडिबल सिविलियन पार्टनर चाहिए। हर एस्टेब्लिशमेंट को दुनिया में अपने ऊपर एक डेमोक्रेटिक फसाड चाहिए होता है। सारी दुनिया में जेन्युइन डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन एक फ्रंटल फसाड उनको चाहिए होता है। फ्रंटल फसाड उनकी अपनी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो थिंकिंग ये थी कि हमने फ्रंट पे जाके चीजों को नहीं खेलना है। अब एक ऐसा इलेक्शन करवा दिया गया है जिसके नतीजे में अब आप क्या सूरत हाल डेवलप हो गई है। अभी आप अख्तर मेंगल साहब की स्टेटमेंट सुने, आप साइज देखें उन क्राउड्स का जो गुज़श्ता 10 दिन से, यानी 9 फरवरी से जिस किस्म के क्राउड्स कोयटा में और बलूचिस्तान में निकल रहे हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को डिनाउंस कर रहे हैं। जिस तरह से अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि ये क्या बात है, आरओ का नाम क्यों लेते हैं, उन्होंने खुल के कहा, उन्होंने कहा कि हमारा जो वोट का हक है उसे किसी आरओ ने नहीं छीना है, हमारे वोट का हक तो छीना है कोर कमांडर ने, हमारे वोट का हक तो छीना है सेक्टर कमांडर ने, हमारे वोट का हक तो छीना है आईएसआई के हवालदार ने। और जब उन्होंने कोर कमांडर का नाम लिया तो वहां इतना बड़ा क्राउड है और उसने रोरिंग उसमें अप्लॉज दिया। व्हाट डज इट मीन? यहाँ आप जब देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने अपने लिए गड्ढा खोदा है, और आप देख रहे हैं कितने रोरिंग क्राउड जो है वो सिंध के अंदर भी इकट्ठे हो रहे हैं। अगर अभी तक रोरिंग और यही सूरत हाल, जो बिखरी हुई जज्बात की फीलिंग है, वो आपको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी नजर आती है, या आपको गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी नजर आती है। अगर आपको सप्रेशन आपकी कामयाब हो रही है, वो सिर्फ पंजाब के अंदर कामयाब हो रही है, बिकॉज अंग्रेज ने जो सारा ढांचा बनाया था कंट्रोल पैराडाइम का, वो बनाया ही पंजाब में था। ये सारा डीसी, ये सारा थानेदार, उसी के ऊपर आप आके रिलाय कर रहे हैं। लेकिन आप इस नाचीज की ओपिनियन और एनालिसिस में अपने लिए एक खौफनाक गड्ढा खोद रहे हैं, अपने लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। और इस गड्ढे में से निकलना जो है, खोदते चले जा रहे हैं, खोदते चले जा रहे हैं, इस गड्ढे में से आपको बाहर निकलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं देख रहा था कि वो जो डॉन के एडिटोरियल हैं
اس میں بھی یہی چیزیں، اب سارے آج کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، سیٹرڈے سنڈے کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کالم دیکھیں لوگ کیا لکھ رہے ہیں، سارے کالم یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے یہ بالکل فیل ہو چکا ہے. اس میں دی اونلی سولوشن ایٹ دا ٹائم از، اس میں کوئی نیا الیکشن بھی سولوشن نہیں ہے. اس میں ایک گیو اینڈ ٹیک چاہیے، ایک بارگین چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح سے بھی کریں وتھ عمران خان، ڈائریکٹ ان کو نیگوسیشن چاہیے عمران خان کے ساتھ. نو ادر سولوشن. اور وہ یہ ہے کہ یہ فارم 45 جو ہے، یہ جو آپ نے مارے ہوئے ہیں، جو آپ نے تحریک انصاف کے 180 سیٹیں کم کر کے 100 سیٹیں کر دی ہیں، 90 سیٹیں کر دی ہیں، اس میں آپ کو کمپرومائز اور گیو اینڈ ٹیک چاہیے. مطلب میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے یہ میرا کام نہیں کہ میں میکینزم بتاؤں کہ کیسے کرنا ہے. اب جو گوہر خان نے، تحریک انصاف نے کمشنر راولپنڈی کے پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے اپنی ایک پریس کانفرنس کی، جس میں بیرسٹر گوہر علی خان بھی تھے جو ایکٹنگ چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ رؤف حسن صاحب تھے، ان کے ساتھ جو نامینیٹڈ پرائم منسٹر ہیں عمر ایوب تھے. وہاں میں بیرسٹر گوہر علی، بڑی اچھی پریس کانفرنس، اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری 180 سیٹیں بنتی ہیں اکارڈنگ ٹو فارم 45 جو ہمارے پاس ہیں، اور باقی ساری سیاسی جماعتوں سے ہم نے لے لی ہیں. اور انہوں نے واضح طریقے سے کہا کہ یہ فارم 45 پر خالی ہمیں تو نہیں ملے، یہ فارم 45 پی ایم ایل این کو بھی ملے، پی 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 کو بھی ملے، یہ جماعت اسلامی کو بھی ملے، یہ جے یو ایف کو بھی ملے. لیکن پی ایم ایل این کو جب کہتے ہیں کہ اپنے فارم 45 لے کے آؤ تو اپنے فارم 45 نہیں لے کے آتے. لے کے کیا آئے بیچارے، ان کی تو سیٹیں 15 ہیں، انہوں نے سیٹیں ان کو دے دی ہیں، 79 78 سیٹیں ان کو دی ہیں، بیچاروں کی سیٹیں 15 ہیں، فارم 45 کہاں سے لے کر آئے. بہرحال گوہر علی خان نے وہاں پہ یہ کہا، بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہماری 115 سیٹیں بنتی ہیں اکارڈنگ ٹو فارم 45 پنجاب میں، ہماری بنتی ہیں 42 سیٹس خیبر پختونخوا میں آؤٹ آف 44 ہماری وچ میک سینس. آپ کو یاد ہے کہ میں نے الیکشن سے بہت دن پہلے کہہ دیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں 40 سے زیادہ سیٹیں جو ہیں تحریک انصاف لے لے گی. 42 سیٹس خیبر پختونخوا میں بنتی ہیں، 115 جو ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ 100 سے زیادہ سیٹیں جو ہے پنجاب کے اندر تحریک انصاف لے گی اگر الیکشن ذرا سے بھی فیئر ہوئے. تو 115 سیٹیں پنجاب میں، 42 خیبر پختونخوا میں، 16 کراچی کی ہیں، سندھ کی ہیں، اور 4 بلوچستان کی، اور 3 اسلام آباد کی جس کا انہوں نے نام نہیں لیا. یہ ریتھمیٹک ہے 180 سیٹوں کا. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں 50 سیٹیں ہماری ماری ہوئی ہیں پنجاب کے اندر، یعنی 65 کے قریب دی ہوئی ہیں، 50 ماری ہوئی ہیں. اسی طرح کراچی میں ساری کی ساری ماری ہیں، بلوچستان میں 1 دی ہمیں، 2 ماری ہوئی ہیں، 3 ماری ہوئی ہیں، اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں 3 ماری ہوئی. اب اس نمبر کے اوپر ایک کمپرومائز ہو سکتا ہے. جو ریال پولیٹک ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے فیوچر کے حوالے سے، ابھی کے حوالے سے نہیں. ڈونٹ لیو ان دا مومنٹ. آپ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، یہ مطلب بہت خوفناک گڑھا کھود رہے ہیں اپنے لیے. یہ جو جن کی امید پہ، جن کی مدد کے اوپر یہ جو پریس، یہ ادھر سے واشنگٹن سے بات ہو جاتی ہے، آگے پیچھے سے زیادہ ریلائی اس کے اوپر نہ کریں. یہ بڑا ڈائسی قسم کا سسٹم ہے پوری دنیا کا، یہ آپ کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اصل میں ان کا ہدف آپ ہیں، ان کا ہدف عمران خان نہیں تھا، ان کا ہدف آپ ہیں. عمران خان تو درمیان میں آ گئے ان کے ہاتھ میں، ہدف آپ ہیں. آپ سمجھیں، آپ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے، پتہ نہیں کس قسم کی نادانی آپ کی. اس پہ ڈیل کریں، اس ڈیل سے کریں. یہ آپ نے 80 سیٹیں باقی ان کو نہیں دینی ہے تو 60 دے دیں، 60 نہیں دینی تو 50 دیں، 50 نہیں تو 45 دیں. ڈیل سٹرائک کریں. وہ ڈیل میں آپ کی صرف ایک بندے کے ساتھ ڈیل ہو سکتی ہے، وہ ہے عمران خان. بار پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. ابھی اتنا ہی. تھینک یو.